रहमान रहीम। नेचुरल बाईपास जिसको अब EECP थेरेपी यानी एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन कहते हैं, वो ना सिर्फ हार्ट के पेशेंट के लिए जिनको बार बार एंजाइना की तकलीफ़ हो रही हो या जिनकी शरियाने ब्लॉक्ड हैं, चाहे 1 2 3 में ब्लॉकेज है, और हार्ट फेलियर के पेशेंट सबके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे पास जो पेशेंट मोहम्मद असलम साहब जिनका तल्लक शेखपुरा से है, इनकी तीनों शरियानों में ब्लॉकेज थी, बार बार एंजाइनल सिम्टम्स हो रहे थे, इनको सीने में दर्द हो रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस फूल रहा था, साथ गुर्दों की तकलीफ़ थी, और इनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो तकरीबन 25% तक थी, 20-25% तक थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके 35 सेशन मुकम्मल हो गए हैं। इंजाइनल सिम्टम्स और वो जो घबराहट, दिल वाले सिम्टम्स, ब्लॉकेज, वो तो आलमोस्ट ख़त्म हो गया। आज हमने इनकी एको की है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि जो 20% या 25% तक थी, अब देखें ये इनका हार्ट कैसा अच्छा काम कर रही है। इनका एओर्टिक वेल्व है, ये इनका माइट्रल वेल्व है, नीचे देखें। और अभी मैं इनका जो निकालूंगा इजेक्शन फ्रैक्शन की, वो आप देखिएगा कि ये देखिए इनका मैंने ये ऑलमोस्ट देखें अबव 16 का आ रहा है। इससे पहले कोई 47 के करीब आया है, इससे पहले मतलब कोई 57, यानी एवरेज देखा जाए तो तकरीबन 45-50 के इन बिटवीन इनकी जो हार्ट की वो कंट्रैक्ट। ये भी देखें कितना अच्छा इनका हार्ट का कंट्रैक्ट कर रही है। देखें एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इन्फीरियरली, लेटरली सारा, यानी कि देखिए कितनी अच्छी ये दूसरे व्यूज लॉन्ग पैरास्टेंडल लॉन्ग एक्सिस व्यू में भी देखें तो इसमें देखें ये माशाल्लाह इनका हार्ट जो है ना बेहतरीन कॉन्ट्रैक्शन है इनकी, कोई लीकेज वगैरह नहीं है, वो भी इनकी बेहतर हो गई है। और जो एम मोड, यानी आप देखें इनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है जो 20% 25% थी, वो आलमोस्ट 45-50 के इन बिटवीन यहाँ पे पहुँच चुकी है इनकी, सिर्फ और सिर्फ बर वक्त ECP की वजह से, क्योंकि इससे आपकी ब्लड सप्लाई इन्हेंस होती है, बढ़ती है। और मेन रोल आपका ब्लड है, ब्लड सप्लाई है, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से आपका दिल भी कमज़ोर हो जाता है, दिल जो नाकारा हो जाता है, डैमेज हो जाता है, एकानेटिक हो जाता है। वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई बेहतर होती है तो उसकी फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। ब्लड के अंदर ना सिर्फ ब्लड होता है बल्कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी शामिल होती है और साथ न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं। ऑक्सीजन और खुराक जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में मिल पहुँचती है तो वहाँ की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सबसे पहले क्योंकि हार्ट तक ब्लड जाता है, लोअर लेग से पंप होके जाता है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, उससे आपका ब्रेन भी बेहतर हो जाता है। जो बाद औक़ात जो पैरालिसिस के पेशेंट है वो इम्प्रूव हो रहे होते हैं, जो हार्ट फेलियर की जो पेशेंट है, जो इंजेक्शन फ्रैक्चर की कम है, वो बेहतर हो जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह उनकी वो जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कम हो जाती है। और जो अक्सर लोगों की ये टांगें सुन्न हो जाती हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, वो भी बेहतर हो जाती है। बैक एक होल बॉडी जो है दर्दें हो रही होती है, वो भी सारी बेहतर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो EECP थेरेपी है, नेचुरल बाईपास है, ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है फॉर बाईपास और एंजियोप्लास्टी, और होल बॉडी सप्लाई के लिए इंतहाई बेहतर है। तो आपकी सिम्टम्स ख़त्म करने के लिए आप सबको रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप सब तक ये हमारी वीडियोस पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक और ब्रोंकियल अस्थमा, इनमें क्या फ़र्क होता है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, कार्डिक मेन यानी दिल की वजह से अस्थमा, अस्थमा का मतलब है यानी सांस का फूलना। वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से कार्डिक अस्थमा होता है, और इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये दिल की वजह से दमा हो रहा है या फेफड़ों की वजह से दमा हो रहा है? जो दिल की वजह से होगा उसमें 3-4 मोटी मोटी कॉजेज़ हैं, और वो एक अच्छा कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट ही उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है, बशर्ते कि वो अपने टूल इस्तेमाल करे। एक इकोकार्डियोग्राफी करेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि इनका दिल या तो फैला हुआ है बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के बाद, या अगर खुदा ना करे कोई दिल का वेल्स तंग है, या उसमें कोई
लीकेज या रिगर्जिटेशन है, या फिर कई दफ़ा मायोकार्डिटिस या कार्डिक फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, या इवन जो कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट है जिनकी दिल की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, ताकत है, वो 20% या 30% रह जाए तो उसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो दूसरा जो अस्थमा है जिसको कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, और वो सिर्फ फेफड़ों की वजह से होता है। और उसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो आपके पास जब मरीज़ बैठा होगा तो आपको सीटियों की आवाज़ आएगी। सीटी जिस तरह को बज रही हो ना, बैठे बैठे वो जिस तरह सांस ले रहा होगा तो आपको सीटी की आवाज़ आएगी। और जब वो कार्डियोलॉजिस्ट या आपका अच्छा फिजिशियन अपनी स्टेथ लगा के उसको गौर से सुनेगा तो वो उसमें रोंकाई उसको पता चलेगा। तो वो टिपिकल सिर्फ और सिर्फ अस्थमा के पेशेंट्स में ही होते हैं। दूसरा, इसमें अस्थमा की हिस्ट्री चल रही होती है, मरीज़ को आमतौर पर पता होता है कि मुझे ये दमे की तकलीफ़ है और ये इतने अरसे से चल रही है। तीसरी ये कि जब भी कोई उनको अस्थमा की दवाई दी जाए, ब्रोंकोडायलेटर दिया जाए, या इवन उनको वेंटोलिन से या क्लेनल से या एटम से नेबुलाइज किया जाए तो उनको रिलीफ मिलता है। इसका मतलब है कि वो फेफड़ों वाली जो सांस वाली नालियाँ होती हैं वो उससे खुलती हैं और उससे उनको रिलीफ मिलता है। या बाद औक़ात लोग इन्हेलर यूज़ करते हैं, उससे भी उनको रिलीफ मिलता है। जबकि इन्हेलर या ये नेबुलाइजेशन इस्तेमाल करने से कार्डिक अस्थमा में कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें सिर्फ और सिर्फ जब तक का प्रॉपर हार्ट की दवाइयाँ ना दी जाएँ उस वक्त तक उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो अंडरलाइंग मैंने कॉजेज़ बताई हैं वो सारी, कोई वेल्वुलर लीजन हो सकता है, या हार्ट फैला हुआ हो, या कार्डियोमायोपैथी हो, यानी ये आपको फ़र्क होना चाहिए। कई दफ़ा ये होता है कि जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, इवन उनको कार्डियक अस्थमा भी चल रहा होता है और साथ उनको ब्रोंकियल अस्थमा भी हो रहा होता है। वो फिर अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट ही पहचान करता है, वो एको करके पता चलता है इनका हार्ट फैला हुआ है या हार्ट अटैक हुआ हुआ है या कार्डियोमायोपैथी है। और साथ ही साथ इनको रोंकाई भी आ रहे हैं, वीज़ भी आ रही है, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, फिर दोनों का कंबाइन इलाज करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। मज़ीद अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मेहदी कार्डियोलॉजी, मेहदी हसन कार्डियोलॉजिस्ट के हवाले से आप उसको सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर करें, उसको बेल आइकन को दबा के आप उसको प्रेस करें ताकि आप तक मज़ीद वीडियोस भी पहुंच सके हम हार्ट अवेयरनेस, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।